देखें कि इतना बड़ा सेक्टर जिसका 20-21% जीडीपी में शेयर हो, जो 40% के करीब रोज़गार में जिसका हिस्सा हो, और जो आपके मुल्क में गुर्बत कम करने की सबसे बड़ी वजह हो, जहाँ पे आप ख़वातीन के अगर रोज़गार की बात करें तो जितना कोई एक सेक्टर जो ख़वातीन को सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहा है वो भी ज़राअत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम आए आपको इसकी इत्तला बर वक्त मिल सके। नाजरीन, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के बजट के बारे में है। पाकिस्तान का बजट पेश हो चुका है, केपीके का बजट और सिंध का बजट भी पेश हो चुका है और पंजाब का बजट पेश होने वाला है। तो मैं आज के प्रोग्राम के अंदर एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है और जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है बजट के अंदर, उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है। सामीन, जब बजट पेश होता है तो बजट पेश होने के बाद कुछ लोगों के मुंह लटक जाते हैं और कुछ लोग खुश नजर आते हैं, और उसकी वजह यह है कि बजट के कुछ मैंडेट्स होते हैं। बजट से हमें पता चलता है कि इस मुल्क की रीजनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है और गवर्नमेंट किधर जाना चाहती है। बजट से पता चलता है कि इस मुल्क की खुशहाली के अंदर ये बजट कितना रोल अदा करेगा, और बजट से ये पता चलता है कि यहाँ पर रोजगार के मौके, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का वादा किया गया है। अभी इस पर बहस होगी और उसके बाद ये पास होगा। आज इसी प्रोग्राम के तहत मैंने जहमत दी है जाने पहचाने इबाद खान साहब को, जो मुख्तलिफ फोरम्स पर एग्रीकल्चर के बारे में अपनी राय का इजहार करते रहते हैं और वो हमेशा इस बात पर मुसिर होते हैं कि हम किसी तरीके से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब इबाद खान साहब को। आप पहले भी हम पर शफकत फरमाते रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे गुजारिश करनी है कि जो कुछ बजट पेश हो चुके हैं उसके बारे में, खास तौर पे जो बजट पाकिस्तान का पेश हुआ है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या पेश किया गया। लेकिन सामीन, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे नज़र भी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे बसीरत भी दी है, मुझे अच्छे दोस्त दिए हैं। मैं उनके पास बैठता हूँ, उनसे इख्तिलाफ राय भी होता है लेकिन हम आपस में लड़ते नहीं हैं, इसलिए कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त अभी बाकी है। और जब हमारी मीटिंग ख़त्म होती है तो किसी पॉजिटिव नोट पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो पहले मैं आज पाकिस्तानी हालात के बारे में आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक कश्ती के अंदर कई लोग बैठे हुए थे अपने सामान के साथ, और रास्ते में पता चला, अभी वो दरिया अबूर नहीं हुआ था, कि बहाव पानी का तेज हो गया और हर आदमी इस बात पर डरने लगा कि कहीं कश्ती डूब ना जाए। तो पहला गुस्सा तो उन्होंने मल्लाहों पर निकाला कि तुम्हें अंदाजा नहीं था कि अगर ये कश्ती नहीं चल सकती थी हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते थे, तो ये स्टार्ट क्यों किया। उसके बाद मल्लाहों ने ये कहा कि आप अपना सामान जो आपने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा भर दिया है, आप इसको पानी में उल्टा दें और उसके नतीजे में आपकी जो ये कश्ती है ये बड़ी आसानी के साथ साहिल तक पहुंच पाएगी। अब हर आदमी जो बैठा हुआ था उसकी कोशिश ये थी कि दूसरा अपना सामान फेंके, मैं अपना सामान न फेंकूं, मेरा सामान बच जाए। इस हालत के अंदर किसी ने भी अपना सामान पानी के अंदर नहीं फेंका। अब उसी कश्ती के अंदर एक आदमी एक कोने में बैठा हुआ था और वो कुछ पढ़ भी रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि क्या ख्याल है आपका, हम साहिल पर पहुंच जाएंगे बाहिफाजत। उसने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे। और खुदा का करना ये हुआ कि कुछ देर के बाद वो तलातम खेजी में कमी हुई और वो
कश्ती जो है मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद हर आदमी को यह एहसास हुआ कि हमारी जो कश्ती मंजिल मकसूद पर पहुंची है ये इस बुजुर्ग की वजह से पहुंची है जो बार बार दुआएं कर रहा था और ये यकीन दिला रहा था कि ये कश्ती बहिफाजत मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगी। लिहाजा जो ही वो साहिल पर उतरे उन सब लोगों ने उसके पाँव को हाथ लगाया और उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये कश्ती मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। उसने कहा कि मैं दुआ कर रहा था और ये दुआओं का नतीजा है। अब एक उसका जानने वाला भी था और उसने पूछा कि यार मुझे तो आप बता दें कि आपने ऐसी बड़ी बात कैसे कह दी कि ये मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी, जबकि कश्ती में बैठने वाले आपस में लड़ रहे थे, मल्लाह गालियां खा रहे थे और कोई अपना सामान उतारने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैंने इसलिए कहा था कि ये या तो मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगी और या हम सब डूब जाएंगे। पहले वाले दोस्त ने पूछा कि अगर हम डूब जाते तो फिर आपकी बात तो गलत हो जाती। उसने कहा कि फिर उस हालत में हमसे पूछने वाला कोई ना होता, इसलिए कि जब हम दुनिया में ना होते और ये कश्ती डूब चुकी होती, मुझसे कौन पूछता कि आपने जमानत दी थी कि ये कश्ती मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। तो आज की जो पाकिस्तानी कैफियत के बारे में आप जरा अंदाजा लगाएं कि हम लोग आपस में जिस अंदाज के अंदर अपने अपने दाव पर लगे हुए हैं और जो असल मसाइल की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो असल मसाइल मुझे बजट में भी नजर नहीं आते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब इबाद खान साहब से कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इस बजट के अंदर कौन कौन सी प्रायोरिटीज इनको नजर आती हैं जिसके नतीजे के अंदर जो बजट के असल अहदाफ जो मैंने गिनवाए हैं वो पूरे हो सकते हैं। जनाब इबाद खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि हाफिज़ साहब आपने काफ़ी कुछ तो ख़ुद ही बता दिया है और मैं उन्हीं चीज़ों की तफसील में चला जाता हूँ कि बजट आने से पहले हम बहुत पूरी यकीन थे कि इस वक्त जो हालात दुनिया में ख़ुराक के चल रहे हैं और पाकिस्तान के अपने अंदर भी जो गंदम की फसल की कमी आ रही है या कोई दीगर फसलों के जो हमें मौसमी हालात से नज़र आ रहे हैं, तो हम समझते थे कि हुकूमत इस दफ़ा बहुत संजीदा काविश के साथ आएगी और ज़राअत को वो इम्पोर्टेंस दे देगी जो हम हमेशा उम्मीद रखते थे और हुकूमतें नहीं देती थी। लेकिन जैसे जैसे बजट को मैं सुनता गया और फिर उसकी तफसील में गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस दफ़ा भी हुकूमत उस हालात की उस गहराई में नहीं जा पाई और हुकूमत को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस वक्त बाहर क्या हालात चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप ज़राअत के शोबे को देखें तो पाकिस्तान में अगर कोई एक शोबा जो पूरे मुल्क को चला रहा है तो बिलाशुबा वो ज़राअत ही है। अगर आप ऑटोमोबाइल को ले लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आईटी की इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो, इस तरह की कोई एक दो और होंगी, वरना जितनी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री है सबका खाम माल ज़राअत के शोबे से ही आता है। तो अगर ज़राअत में आप कोई भी सरमायाकारी करेंगे तो उसके जो नताइज आएंगे वो आपकी उम्मीद और सोचों से कहीं बढ़ कर आएंगे और इसी के बरक्स अगर आप ज़राअत को नज़रअंदाज करेंगे तो उसके जो असरात आएंगे वो आपकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। तो इस हुकूमत ने बजट में जो ऐलानात किए वो कहीं से भी हौसला अफजा नहीं थे। जैसे आप देखें कि इतना बड़ा सेक्टर जिसका 20-21% जीडीपी में शेयर हो, जो 40% के करीब रोज़गार में जिसका हिस्सा हो और जो आपके मुल्क में गुर्बत कम करने की सबसे बड़ी वजह हो, जहाँ पे आप ख़वातीन के अगर रोज़गार की बात करें तो जितना कोई एक सेक्टर जो ख़वातीन को सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहा है वो भी ज़राअत है। इतनी खूबियों और इतने हुजम के हामिल इतने बड़े सेक्टर को अगर आप बजट में देखें तो चंद मतलब 100 अरब रुपया भी आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप ज़राअत को देखें और उसके साथ लाइफ स्टॉक को देखें तो मिला के दोनों के लिए 21 अरब रुपया रखा गया है। फिर डैम्स को देख लें, आपके पानी के ज़ख़ीरों की इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि औसतन 50 से 60% आपका हर जगह पे पानी की कमी है। जो नहर आपको महीने में 4 बारियाँ देती थी, इस वक्त वो नहर आपको 1 बारी दे रही है। और जो लोग नहरों पे इन्हसार करते हैं उनका इस वक्त उनकी ज़राअत इस वक्त बिल्कुल ख़तरनाक हद तक ख़ात्मे के करीब पहुँच गई है। तो इन हालात में हम उम्मीद रखते थे कि हुकूमत 100 या 200 अरब जैसा कोई फ़िगर सामने लाएगी, क्योंकि हुकूमत ये हमारे पे ज़ाहिर करेगी कि पानी उसके लिए कितना अहम है। लेकिन हुकूमत ने तकरीर की हद तक तो ये कहा कि जी पानी की बहुत कमी है, पानी बहुत अहम है, लेकिन जब एलोकेशन की बात आई तो इंतहाई शर्मनाक बात है कि 10 अरब रुपए की एक फ़िगर दी गई जो डैम्स के लिए रखी गई। 10 अरब से तो आप
कोई बड़ी सड़क भी नहीं बन पाती। इसी तरह अगर हम और शोबों में देखें तो हुकूमत ने इसमें छोटे मोटे कोई अच्छे आप कह लें ऐलानात भी किए हैं। जैसे इन्होंने कहा है जी कि ज़रूरी मशीनरी की दरामद पे कस्टम ड्यूटी सिफर हो जाएगी। ये अच्छा ऐलान है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो फिर हमें पहले पता चलना चाहिए कि क्या पिछले 2-3-4 साल में कोई ज़रूरी मशीनरी इंपोर्ट भी हो रही है, या ये ऐलान तो है लेकिन इसका कोई ज़मीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरह एक ऐलान हुआ कि बीज जो हैं दरामदी बीज या कोई जो बीज यहाँ पे तैयार हो रहे हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स को सिफर कर देंगे, और जैसे लोकल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हैं इनके ऊपर सेल्स टैक्स को सिफर कर देंगे। ये दोनों ऐलान ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनका ज़रूर फ़ायदा होगा, जिस हद तक भी हो, लेकिन ये फ़ायदेमंद हैं, इसका किसानों को फ़ायदा होगा। क्योंकि किसानों के जो मुदाखिल होते हैं जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, जितना किसानों के इनपुट्स में हुकूमत उनकी फरावानी करेगी, उनकी कीमतों को नीचे लाएगी, तो उसका नतीजा यकीनन एक सस्ती पैदावार की शक्ल में हुकूमत को वापस मिलेगा, और वो सस्ती पैदावार पाकिस्तान के शहरियों के काम आएगी। इसी के बरअक्स अगर हुकूमत ज़रूरी मदाखिल जैसे बिजली को देख लें, डीज़ल को देख लें, या खादों पे अगर सेल्स टैक्स लगने से उनकी कीमत बढ़ जाती है, अगर आपके ये मेन मुदाखिल महंगे होंगे तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जो फसल की पैदावार आएगी उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, और उसकी कीमत बढ़ने से हमारे एक आम शहर में बसने वाला आदमी जो तनख्वाह पे गुजारा करता है, उसकी तनख्वाह का पहले ही एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी खुराक के ख़रीदने में सर्फ हो रहा है। तो आप ख़ुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये कीमतें और बढ़ गई और उसकी सारी तनख्वाह में से 50-60% खुराक में जाना शुरू हो गया, तो इसके नतीजे में उसकी औलाद को और उसकी ख़ानदान को किन किन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसे अपने बच्चों की तालीम पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, उसे उनके कपड़ों पहनाने पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, उसे उनकी सेहत तक पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। खान साहब, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस मसले को लेकर जा रहे हैं कि किसान की हालत बेहतर बनाने के लिए, बल्कि मुल्क की हालत को बेहतर बनाने के लिए किन किन कामों की ज़रूरत थी। मुझे आप किसान कार्ड के हवाले के बारे में कुछ बताएंगे कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं? जी, जहाँ तक किसान कार्ड का ताल्लुक़ है ना कि किसान कार्ड पे इन्होंने कोई नया ऐलान तो बिल्कुल नहीं किया। किसान कार्ड को ये बंद शायद इसलिए ना करें क्योंकि ये इनकी हुकूमत में भी ये किसी और नाम से कोशिश की जा रही थी, गो के इतने बड़े लेवल पे नहीं थी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसको विड्रॉ ये नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका नाम बदल सकते हैं। जैसे इन्होंने एहसास का नाम कार्ड को बेनज़ीर कार्ड में वापस बदल दिया, तो ये उसको ख़त्म नहीं करना चाहेंगे जी, लेकिन ये उसकी शक्ल को बदलेंगे मेरे समझने के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के नाम और शक्ल बदलने से किसी हुकूमत को वो फ़ायदा या नुकसान नहीं होता जितना ये सियासी तौर पे समझते हैं। असल चीज़ वो काविश होती है, जो काविश कोई हुकूमत अपने जहन से सोच के कर रही होती है, और फिर उस काविश के जो नताइज आते हैं वो उस काविश के अच्छे या बुरे होने के असल अलमबरदार वो नताइज होते हैं। जी खान साहब, ये आपने अपनी राय का इजहार किया है और बहुत अच्छा इजहार किया है। मेरा अब एक सवाल ये है कि मैंने भी पढ़ा है इसको, उसके ऊपर एक लफ्ज़ उसमें शामिल है, एक फ़िक्रा कि हम फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाकर हम मुल्क की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। अब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर उस सूरत में हो सकता है कि मेरे खेत को वक्त पर पानी मिले, अच्छा बीज मिले, वक्त पर खादें मिलें और मैं उसको हार्वेस्ट करूँ। अब ये मैं चंद दिन पहले एक डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी जो हर ज़िले के अंदर होती है और महीने में उनका एक इजलास होता है, मैं वहाँ बैठने का मुझे इत्तेफाक हुआ, और वहाँ पर डीलर हजरात भी थे, फार्मर्स भी थे और कंपनियों वाले भी थे जो खाद को सप्लाई करते हैं। फार्मर्स का ये कहना था कि हमें 10 एकड़ की जगह पर 2 बैग यूरिया के मिल रहे हैं। डीलर ये कह रहे थे कि जी हमारे पास तो खाद है ही नहीं, 1 महीना पहले पैसे जमा करवाते हैं, उसके बाद जब खाद आती है तो महकमा ज़राअत और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वहीं अपने सामने ही उसको तकसीम कर देते हैं। जब पूछा गया कंपनी वालों से तो किसी ने कहा कि हमारे पास 1 लाख बैग्स मौजूद हैं, किसी ने कहा कि 2 लाख बैग्स मौजूद हैं, और जब डीसीओ साहब ने पूछा कि वो तकसीम क्यों नहीं होती तो उन्होंने कहा कि जी SOPs के तहत जो
हिसाब किताब हमारे SOPs हैं, हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जिस तरह गंदम की फसल और मकई की फसल जो है वो बर्बाद हुई है, इसी तरीके से ये जो आने वाली जो फसलें हैं हमारी अब हैं, उनके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए कि परसों मैं टीवी पर एक खबर देख रहा था और वो ये था कि दायमी नहरों वाले, यानी कि वो नहरें, वो फार्मर्स जो मुसलसल पानी पर डिपेंड करते हैं और उनकी नहरें सारा साल चलती हैं, वो चावल ना लगाएं, इसलिए कि अब 30 दिन के बजाय पानी 15 दिन के लिए आएगा। अब जब पानी नहीं मिलता और जब खाद नहीं मिलती तो कैसे ये पर एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी? क्या वो बढ़ सकेगी या वो घटेगी? जी, इसमें अगर हम उस बजट तकरीर को देखें तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ये भी फरमाया कि हम फसलों की पैदावार पर एकड़ बढ़ाएंगे, और साथ उन्होंने कहा कि हम तेलदार अजनास की खसूसी तौर पर पैदावार बढ़ाएंगे। जब उन्होंने ये तेलदार अजनास का जुमला बोला तो मेरे जैसे बंदे तो उस वक्त समझ गए थे कि ये बातें किसी ब्यूरोक्रेट ने इनको शायद लिख के दे दी होंगी, क्योंकि जब आप तेलदार अजनास की बात करते हैं तो वो उसी खेत में लगाई जाती है जहाँ गंदम लगती है। तो इसका मतलब है कि आप गंदम लगाने का इरादा नहीं रखते, या वज़ीर साहब को बताना चाहिए था कि हम गंदम का बाहर से इंपोर्ट करेंगे या हम गंदम किसी और खेतों में लगाएंगे, क्योंकि मौजूदा खेतों के अलावा तो हमारे पास खेत और हैं नहीं जी। तो अगर हम इन्हीं खेतों में तेलदार अजनास को प्रमोट करेंगे तो लाजमन गंदम का एरिया कम होगा। तो हमारी हुकूमत के जब जुमले ऐसे लिखे लिखाए पढ़ते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इन बातों को संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अगर हुकूमत सीरियस है कि वो पैदावार बढ़ाना चाहती है तो उसकी सीरियसनेस का सबसे पहला आंसर हमें यहाँ नज़र आना चाहिए कि वो बिजली 24 घंटे बिजली मुयस्सर करे, ताकि जिन लोगों के पास पानी के लिए नहर नहीं है वो अपने ट्यूबवेल इस्तेमाल कर सकें। डीज़ल की फरावानी करे। जब हर 5वें दिन कोई हुकूमती वज़ीर ये ऐलान करेगा कि हमें कीमत बढ़ाने की दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसी रात से पेट्रोल पंपों पे डीज़ल शॉर्ट हो जाता है। अभी कल के दिन हमने फिर ये ख़बर सुनी कि डीज़ल शायद 55 रुपये बढ़ाया जा सकता है। अब देखें 55 रुपये इतने ज़्यादा फ़र्क है कि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आज के दिन से ही आपको डीज़ल पंपों पे शॉर्ट होना नज़र आ जाएगा। तो जब हुकूमत इतनी गैर संजीदा हो कि उसको ये अंदाज़ा ना हो कि हमारी किस बयान का ज़राअत के किस मरहले पे क्या असर हो सकता है, तो मैं तो इस बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ कि अगर हुकूमत इसी तरह गैर संजीदा दावे करती रही तो अभी तो इन्होंने गंदम की पैदावार में नुकसान उठाया है, और अब जो मकई हम इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं उसकी भी पैदावार में हम सुन रहे हैं कि 10 से लेके 20% तक कमी आ रही है। तो अब आगे गन्ने की फसल का इस वक्त खादों और पानी का टाइम है, और फिर आगे चावल लगाने का टाइम आ रहा है, और इस हुकूमत को चाहिए कि ये ज़िम्मेदारों को एडवाइज़री जारी करे कि जिस इलाके में पानी की शदीद किल्लत है वहाँ पे ज़िम्मेदारों को मुतनब्बे करें कि आप चावल लगाने से परहेज़ करें, क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जिसमें आप एक हफ़्ता भी पानी की अगर शॉर्टेज है तो वो फसल अपनी पैदावार का पोटेंशियल खो देती है। तो हुकूमत का अभी तक मुझे कोई सीरियसनेस या कोई ऐसे अमल नज़र नहीं आ रहे जिससे मुझे ये लगे कि ये कोई अपने पूरे एक साल की प्लानिंग लेके आए हैं। अगर इस बजट पे जब मैं नज़र डालता हूँ तो मुझे तो ये गुमान होता है कि ये हुकूमत को अपने अगला एक साल गुजारने पर कोई ख़ास यकीन नहीं है, क्योंकि इनके जो फिगर्स बजट में इन्होंने दिए हैं और जो इनके इरादे हैं वो कागज़ी कार्रवाई तक तो हैं, और इन्होंने अक्सर जगह पे प्रोविजनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बजट में। प्रोविजनल का मतलब तो क्लियर ये होता है कि हमें यकीन नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं ये सब्जेक्टेड टू अदर कंडीशंस है। तो अगर हुकूमत अपने फिगर्स पर ख़ुद ही संजीदा नहीं और $7 बिलियन का बजट में ज़िक्र ही भूल जाती है, तो ऐसा पिछले 15-20 साल में तो मैंने कभी नहीं देखा कि बजट में इतनी गैर संजीदगी का मुजाहिरा हो कि आप अपने फिगर्स पे ही कॉन्फिडेंट ना हो। तो मुझे अंदेशा है कि अगर हुकूमत संजीदा ना हुई तो अगले साल में हुकूमत को आलमी मंडी में ख़रीदारी के लिए जाना पड़ेगा, और हमें अपनी गंदम, मकई और कोई पता नहीं हमें अपनी चीनी भी दोबारा दरामद करनी पड़े, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात हो। जी खान साहब, आपने 2 बातें फरमाई हैं जिसने मुझे हिला कर रख दिया। एक तो ये है कि हमारे पास रकबा वही है। अब अगर हम उस पर दालें लगाते हैं तो गंदम नहीं लगा सकते, गंदम लगाते हैं तो शुगर केन नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि $10 बिलियन फूड का जो हमारा
बिल है ये वहीं कहीं रहेगा, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपकी नज़र इंटरनेशनल मंडी पर भी है, आप क्या सोच रहे हैं कि इंटरनेशनली खुराक की जो कीमतें हैं, हम जब बाहर से ख़रीदेंगे तो हमें वही कीमत देनी पड़ेगी, और हम बदकिस्मत लोग इस सेंस में हैं, जब हमें कोई चीज़ बेचनी पड़ती है तो चीज़ें बाहर सस्ती हो जाती हैं, और जब हमें ख़रीदनी पड़ती है तो चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। आप क्या देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो फूड कमोडिटीज़ की प्राइसेस के बारे में वर्सेस पाकिस्तान? अगर हम वही अंदाजे लगाएं कि हमें जो पिछले कई सालों में दरामदात करनी पड़ी, तो भी हमें ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे जी, क्योंकि एक तो इस वक्त आलमी मार्केट में बहरान है और कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ डॉलर की कीमतें जो हैं हमारी करेंसी के मुकाबले में भी 25-30% बढ़ चुकी है पिछले एक साल के अंदर अंदर। तो अगर हम उतनी ही खुराक भी मंगाएं जो हम हर साल मंगाते, तो हमें कम अज़ कम 30-40% ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हैं। जब इतनी बड़ी आबादी आलमी मंडी में कोई एज आ ख़रीदार दाखिल होती है, तो मंडी में एक बड़ा सेंटीमेंट जाता है कि ये कोई बड़ी पार्टी आई है, तो उससे चीज़ों की कीमत मसनूई तौर पे बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर जो बड़े बड़े बरामद कुनंदगान थे वो इस वक्त जंगों में मसरूफ़ हैं, उसकी वजह से भी दुनिया में एक खौफ का अंसर है। और जब दुनिया में खौफ का अंसर होता है तो जिसने 100 मन ख़रीदनी होती है वो 125 मन ख़रीद लेता है। फिर चाइना के बारे में हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि चाइना गल्ले का ज़ख़ीरा कर रहा है और अपनी एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है और इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहा है। फिर बदकिस्मती से इस दफ़ा इंडिया भी अपनी एक्सपोर्ट्स के बारे में बड़ा मोहतात हुआ है। इंडिया ने ऐलान पहले किया हम गंदम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद उनको फिर उसके बाद ये भी पता चला कि इंडिया की गंदम इस साल पिछले साल से कम हुई है, तो इंडिया वाले और ज़्यादा मोहतात हो गए। और उसके ऊपर देखें तो हमारी हुकूमत के साथ अलमिया ये कि हमारी हुकूमत के पास इस वक्त ख़रीदारी की ताकत भी नहीं है। हम इस वक्त पैसे ज़र मुबादला के ज़खायर की शदीद कमी का शिकार हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारी अपनी फसलें भी नहीं अच्छी होती, हमारे ख़जाने में पैसे भी नहीं होते, और आलमी तौर पे इजनास की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो ये तीनों अनासर मिलके एक ऐसी कैफियत पैदा कर देंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। शुक्रिया खान साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से आलमी तनाजुर के अंदर जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो रहा है उसको बयान किया है। मैं यहाँ पर दोबारा, पहले भी मैंने किसी प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि हालैंड के वज़ीर ज़राअत से एक मरतबा मेरी बात हुई और मैंने उनसे ये पूछा कि छोटा सा मुल्क है और पूरा यूरोप इंडस्ट्री के अंदर आगे है, आप एग्रीकल्चर में आगे क्यों हैं? तो उसका तारीख़ी जवाब था कि जब दूसरी जंग अज़ीम हुई और दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी ने हमारी ईंट से ईंट बजा दी, तो हमने बैठकर सियासतदानों ने देखा कि कौन सी चीज़ हमारे पास, इमारतें हमारे पास नहीं थी, फैक्ट्रियाँ हमारी तबाह हो गई थी, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, या हमारे जानवर बच गए थे, या हमारी ज़मीन बच गई थी, और या पानी बच गया था। लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकते हैं बिला शिरकत गैरे, हम यहाँ पहले लोगों का अपना पेट भरेंगे और उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और आज उसका नतीजा है उन 75 सालों का कि हम इस लेवल पर खड़े हुए हैं। लिहाजा प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मेरी गुजारिश ये है अरबाब इक़्तिदार से कि खुदा के वास्ते एक तो आप ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाने के ऊपर आप तवज्जो दें ताकि दूसरी फसलें लगाई जा सकें, और आपके पास 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ ये बहुत कुछ हो सकता है। एक पोठवार है जहाँ बारिश का पानी आपने कंजर्व करना है, एक चोलिस्तान है वहाँ पर भी पानी आपने कंजर्व करना है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है। यही हाल गवादर का है। परसों बलूचिस्तान में बारिश हुई है और उस बारिश को संभाला नहीं जा सका। अब जब दरियाओं में पानी कम हो रहा है, जहाँ हमने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, पानी को महफूज रखना है, वहाँ हमारा सबसे बड़ा काम ये भी होगा कि हम किस तरीके से ज्यादा अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को ज़हमत होने से बचाएं और रहमत के तौर पर हम उसे इस्तेमाल कर सकें। साथ ही गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मेरी कल एक साहब से बात हो रही थी और वो ये बता रहा था इस मुल्क की खुशहाली को ख़त्म करने के लिए हर आदमी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, बराबर का हिस्सा डाल रहा है। और मैं अखबारी खबर दे रहा हूँ कि परसों कराची के अंदर 1 लाख थैला आटे का एक स्टोर से मिला है जो बाग के सरकार जब्त कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि उस अमीर आदमी ने भी सारा कुछ इकट्ठा करके जायद मुनाफा कमाने के लिए बगैर मुल्क का ख्याल किए हुए उसने वो ज़ख़ीरा किया हुआ था। और दूसरी तरफ ये बात थी कि कल एक ज़िम्मेदार ने मुझे कहा कि जी मैंने ज़मीन लेवल करवानी थी,
लेज़र लेवलर। और मुझे ऑपरेटर ने कहा कि मैं आपका काम बड़े अच्छे तरीके से कर दूंगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेहरबानी फरमा के जब ये काम ख़त्म हो जाए तो आपने वहाँ नंबर ऑफ़ आवर्स, कितने घंटे काम किया वो कम बताना है और बाकी पैसे आपने मुझे दे देने। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम पाकिस्तानियों से कि खुदा के लिए कुछ पाकिस्तान का सोचें और उस कश्ती का जिसमें हम सवार हैं उसको हमने मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। खान साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा बुरे वक्त में और कड़े वक्त में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।